everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास. जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम प्रोड्यूसर थ्योरी को पढ़ रहे थे. प्रोड्यूसर थ्योरी के अंदर हम एक्सपेंशन पाथ और प्रेडिक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो पढ़ चुके हैं. आज के इस क्लास में हम कॉस्ट एनालिसिस को शुरू करेंगे या फिर कॉस्ट को पढ़ेंगे. देखिए, जब हमने प्रोड्यूसर थ्योरी पढ़ी, मैंने जब आपको प्रोड्यूसर थ्योरी पढ़ाई ना, प्रोड्यूसर थ्योरी में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि हम फैक्टर पेमेंट्स करते हैं. फैक्टर पेमेंट्स करते हैं यानी कि मैम इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हम लेबर या कैपिटल को हायर करते हैं तो इनका हम एक प्राइस पे करते हैं. जैसे कि लेबर को हम वेजेस देते हैं, कैपिटल को हम रेंटल इंटरेस्ट देते हैं. ठीक है, लेबर को हम क्या, इसको हमने डब्ल्यू से डिनोट किया था और इसको हमने रेंटल इंटरेस्ट को आर से डिनोट किया था. ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो प्रोडक्शन करता है. प्रोडक्शन का क्या प्रोसेस होता है कि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करता है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से वो एक आउटपुट जो है वो निकालता है. ठीक है, देखिए, हमने जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर किया, हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमने प्राइस पे किया, यानी कि उनको खरीदने के लिए हमें कुछ पैसा देना पड़ा. ठीक है, प्राइस किया. वो जो प्राइस हमने पे किया है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं. ठीक है, कॉस्ट की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो कॉस्ट की क्या डेफिनेशन है? देखिए, फर्म जो है वो बहुत सारे इनपुट्स को यूज करती है. ठीक है, इनपुट्स मान लीजिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मान लीजिए. इन इनपुट्स को हायर करने के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, इन इनपुट्स को हायर करने के लिए जितना टोटल एक्सपेंडिचर होता है, टोटल एक्सपेंडिचर incurred on these inputs, यानी कि जो हमने हायर किए इनपुट्स उन पे एक्सपेंडिचर, टोटल जितना भी खर्चा हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं. ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, कॉस्ट जो होती है ना वो दो तरीके की होती है. कॉस्ट बहुत तरीके की होती है, लेकिन प्राइमरली हमको दो तरीके के कॉस्ट से डील करना है. एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट. अगर आप इन वर्ड्स का मतलब देखें, एक्सप्लिसिट यानी कि कोई एक चीज जो हमें बहुत क्लियरली विजिबल है, कोई एक चीज जो हमें बहुत क्लियरली दिख रही है कि कौन सी चीज कैसी है. इम्प्लिसिट का क्या मतलब है? इम्प्लिसिट का मतलब है कि वो एक चीज जो हिडन है, जो कि हमें दिख नहीं रही है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट. अब एक्सप्लिसिट को आप एग्जाम में ऐसे तो लिख के नहीं आएंगे. एग्जाम में क्या लिख के आएंगे कि जितना भी हमारा एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर हुआ है, एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर इनपुट्स पर जो हुआ है, दैट इज नोन एज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट. या फिर हमने पेमेंट की आउटसाइडर्स को, पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स. किस लिए पेमेंट की हमने आउटसाइडर्स को? फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज.
ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? हिडन होती है, यानी कि हम इसमें अपनी खुद की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ पाएंगे तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से एक डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर ने अपने घर में क्लिनिक खोला। ठीक है, क्लिनिक खोलने के बाद में उसने एक कंपाउंडर को रखा। ठीक है, और कंपाउंडर को रखने के बाद में उसने अपने घर के बेसमेंट में ही क्लिनिक खोल दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या कॉस्ट डॉक्टर को बियर करनी पड़ेगी। देखिए, डॉक्टर ने जो एक कंपाउंडर रखा है उसकी आपको सैलरी देनी है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, वेजेस आपको देने हैं। ठीक है, क्या डॉक्टर को किसी को और को सैलरी देनी है? नहीं देनी। क्या डॉक्टर को अपने क्लिनिक का रेंट देना है? नहीं देना। ठीक है, ये हो गए हमारे एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर ए। ठीक है, अब है हमारे दूसरे डॉक्टर, डॉक्टर बी। ठीक है, पहले एक वो डॉक्टर ए हो गए, दूसरा डॉक्टर बी हो गए। ठीक है, जो हमारे डॉक्टर बी हैं बेटा, उनका क्या सिनेरियो है कि वो गए, उन्होंने एक जो है घर किराए पे लिया। वो उनका खुद का घर नहीं है, तो वो क्या करेंगे, रेंट देंगे। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने भी एक कंपाउंडर रखा, उस कंपाउंडर को भी वो क्या देंगे, सैलरी देंगे। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि मैम दे देंगे। ठीक है, उन्होंने एक डॉक्टर को और हायर किया तो उसको भी सैलरी देंगे। अब डॉक्टर ए एंड डॉक्टर बी, इन दोनों डॉक्टर में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो डॉक्टर ए है, क्योंकि उसने अपने ही घर में क्लिनिक खोल लिया है तो उसको रेंट की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है तो उसको खुद को सैलरी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर है ही इज वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर। बाद में जो भी प्रॉफिट होगा वो डॉक्टर को मिल जाएगा। देखिए, अगर ये डॉक्टर अपने क्लिनिक पे काम ना करके किसी और क्लिनिक पे काम कर रहा होता तो क्या उसे वो सैलरी मिलती? बिल्कुल मिलती। ये डॉक्टर अपने क्लिनिक को छोड़ के अगर किसी और हॉस्पिटल में काम करेगा तो इसको सैलरी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। यहाँ पे मिल रही है? नहीं मिल रही है। यानी कि ये जो डॉक्टर ए है, इसके सिनेरियो में ये जो हमारी सैलरी है जो डॉक्टर खुद को नहीं दे रहा है, ये जो रेंट है जो वो किसी को पे नहीं कर रहा है, क्यों पे नहीं कर रहा है किसी को? क्योंकि उसके अपने घर में क्लिनिक खुला हुआ है। ये क्या है, हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट का क्या मतलब है कि जब आप खुद से ही अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को अरेंज कर लें। इम्प्लिसिट कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि जब आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को खुद से ही अरेंज कर लेते हैं और खुद से अरेंज करने के बाद में आपको उनका कोई पेमेंट नहीं करना होता है, उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है, जिसका पैसा हमको देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे हमने कोई कंपाउंडर रखा, हमने कंपाउंडर को बोला होगा ना कि डेली आपको 8 आवर्स काम करना है एंड मंथली यू विल गेट 25,000, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट हो गया ना, दैट एवरी डे यू विल हैव टू गिव मी 8 आवर्स एंड इन रिटर्न आई विल गिव यू 25,000 रुपीज इन कैश। ठीक है, तो वो पेमेंट, वो पैसा या वो एक्सपेंडिचर या वो फैक्टर्स ऑफ पेमेंट जो हम कहीं और से अरेंज कर रहे हैं, दीज मेकअप द पार्ट ऑफ द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो इस केस में जो सैलरी और रेंट है, ये क्या हो गया मेरा, ये सैलरी और रेंट मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया, क्योंकि मुझे किसी और को पे नहीं करना है। और इसमें जो कंपाउंडर की एक सैलरी थी वो क्या हो गई, मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। ठीक है, on the other hand when we are talking about Dr. B,
क्योंकि उसने जो घर है वो किराए का लिया है तो उसको रेंट भी देना है, जिससे उसने किराए पे घर लिया है उसको रेंट देना है ना, घर तो कोई फ्री में दे नहीं देता। तो ये क्या हो गई मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, कंपाउंडर को सैलरी भी देनी है, ये भी क्या हो गई एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, डॉक्टर कोई और हायर किया है तो किसी और डॉक्टर को तो सैलरी देनी पड़ेगी ना। आप ही तो अपने घर में अपने काम में बिना सैलरी के काम कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई और बिना सैलरी के काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो डॉक्टर को हमको सैलरी देनी पड़ेगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, डॉक्टर सी मान लेते हैं, और डॉक्टर बी की जो हम खुद की सैलरी नहीं दे रहे हैं वो क्या है बेटा, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो बेसिकली एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के बीच में दो बड़े डिफरेंस हैं। जब हम एक्चुअल में पैसा खर्च करके किसी फैक्टर सर्विस को हायर करते हैं तो वह एक्सप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट बनता है, यानी कि इट इज काइंड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बदले में आपको पेमेंट करना होता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है कि जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खुद से सेल्फली प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है, सेल्फ सप्लाई कर दी है, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो होती है, यानी कि मान लीजिए ये जो डॉक्टर ए थे इन्होंने अपने घर में ही क्लिनिक खोला, ठीक है, और हमने एस्टिमेट कर लिया कि अगर ऐसी ही क्लिनिक हम कहीं और रेंट पे खोलते तो हमें लेट्स से 50,000 रुपीज पर मंथ जो है वो रेंट देना पड़ता। अगर 50,000 मुझे पर मंथ रेंट देना पड़ रहा है तो यानी कि ये मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू है, मैंने खुद से ही मान ली है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने खुद से सप्लाई किया है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है। ठीक है, अपनी कैपिटल लगा के किसी ने क्लिनिक खोला, अपनी जो घर है उसमें क्लिनिक खोल लिया, अपनी लैंड का कोई रेंट नहीं होता है, एंटरप्रेन्योर जो अपनी सर्विस दे रहा है, या जैसे कि इसमें डॉक्टर जो है वो आके पेशेंट्स को देख रहा है, उसकी कोई भी सैलरी नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे डिफरेंस करना है, किस में डिफरेंस करना है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट में डिफरेंस करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, दिस इज एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर, एक्चुअल में हम कितना पैसा जो है वो खर्च कर रहे हैं, एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स। ठीक है, यानी कि हमने पेमेंट जो किया, किस लिए पेमेंट किया, पेमेंट्स मेड टू हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट होती है। ठीक है, ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट बेटा सिंपली एस्टिमेटेड वैल्यू है, इसकी हम जो वैल्यू है ना खुद से एस्टिमेट करते हैं, वैल्यू ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। ठीक है, दिस इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स, करेक्ट, इतने में कोई कंफ्यूजन है? जैसे कि आपकी अपनी कैपिटल हो गई, अपनी लैंड हो गई, या फिर सैलरी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर हो गया, सैलरी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर हो गया, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट नहीं होती है, दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। ठीक है बेटा, इतने में कोई कंफ्यूजन? अब हमको एक चीज समझनी है कि जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, जब हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो इस टोटल कॉस्ट में मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मैं दोनों कॉस्ट को ही कंसीडर करता हूं। ठीक है, whenever I am making any decisions in the production firm, in the my company, I will consider both of the implicit cost and explicit cost, यानी कि
एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का क्या मतलब है कि एक्चुअल में मुझे कितना मनी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा वो भी मैं कंसीडर करूंगा, और साथ में इम्प्यूटेड वैल्यू कितनी रहेगी। इम्प्यूटेड वैल्यू से क्या मतलब है, एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है, अकाउंटिंग टर्म है इम्प्यूटेड वैल्यू, ठीक है। बाहर से हायर करने के लिए मुझे कितना मनी एक्सपेंडिचर करना है, और अगर मैं खुद का प्रोवाइड कर रहा हूं तो क्या इम्प्यूटेड है, मैं दोनों को कंसीडर करूंगा एंड देन आई विल टेक एनी डिसीजंस, ठीक है। अब अगला सवाल ये होता है कि हाउ टू डिटरमाइन इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो हमको बहुत इजीली पता चल गई, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। हमने मार्केट में एडवर्टाइजमेंट निकाला कि हमें इस पोस्ट पे वैकेंसी है, आप आके कीजिए। उन्होंने जितना वेजेस बोला हमने थोड़ा सा नेगोशिएट किया एंड वी केम टू नो अबाउट द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट की हम जो वैल्यू है उसको कैसे पता करें, या फिर हाउ टू डिटरमिन इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। देखिए सबसे सिंपल है कि जो हमारा कोई भी सेल्फ सप्लाइड फैक्टर है उसकी जो वैल्यू है, वी हैव टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स एट मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस पर हमको सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स की वैल्यू को पता करना है। यानी कि अगर मैं खुद से, इफ आई एम ए डॉक्टर, जैसे कि मैंने भी बताया, और मैं अपने क्लिनिक पे लोगों को पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूं, तो मैं कैसे पता कर सकता हूं कि मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है। सिंपली आई विल गो एंड चेक द मार्केट कि विद द प्रोवाइडेड डिग्री एंड द एक्सपीरियंस मेरे को किसी भी हॉस्पिटल में कितनी सैलरी मिल सकती है। अगर मैं कहीं और पे एम्प्लॉयमेंट लूंगा या मैं कहीं और पे जॉब करूंगा तो मुझे कितना पैसा मिल सकता है। दैट इज माई मार्केट वैल्यू एंड दैट इज माई इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। आई होप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ये पॉज कर लीजिए वीडियो को यहाँ पे, और ये सारे जो डिफरेंसेस हैं ये सब लिख लीजिए। दीज आर द शॉर्ट नोट्स, ठीक है। एग्जाम के एक दिन पहले बहुत काम आने वाले हैं, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसकी बात करनी है हमको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करनी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है, देखिए इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था इकोनॉमिक्स का, उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था स्कार्सिटी, ठीक है, कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, और जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो रिसोर्सेस क्या है हमारे, लिमिटेड हैं, या फिर ये कह दीजिए स्कार्स हैं। और जो मेरी वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो इन लिमिटेड रिसोर्सेस में मैं ऑप्टिमम यूज कैसे कर सकता हूं, उसी के लिए तो मुझे इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ी। वहीं पे मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था। जो वहां पे मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट था, मैं उसी को रिवाइज करने वाली हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अब इसको समझिए, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट, अगला, बेस्ट, यानी कि इसके बाद अगला जो भी बेस्ट मेरे पास ऑल्टरनेटिव है या फिर ऑप्शन है जो कि मैंने छोड़ दिया है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग इन माई ओन कंपनी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ना पढ़ाऊं और बदले में मेरी यहाँ पे पढ़ाने की क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा रही हूँ तो आई विल ज्वाइन एन इंस्टीट्यूट, और अगर मैं इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करती हूँ तो आई विल गेट अ सैलरी।
तो वो सैलरी जो मुझे कहीं और काम करने से मिल सकती थी, बट मैं उस सैलरी पे काम नहीं कर रही हूँ, आई एम वर्किंग ऑन माई ओन फर्म, तो वो जो सैलरी जो मैं हर महीने छोड़ रही हूँ, दैट सैलरी विच इज फॉरगॉन इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। करेक्ट। आप लोगों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आप यहाँ पे बैठ के मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आप चाहे तो गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जा सकते हैं, लड़कियां हैं तो बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जा सकती हैं, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, नहीं तो आप सो सकते हैं। भाई अगर आपको सोना भी है तो इवन आफ्टर स्लीपिंग यू फील रिलैक्स्ड, ठीक है। तो वो काम जो आप अभी प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में कर रहे हैं, जो अभी प्रेजेंटली कर रहे हैं, उसको ना करके नेक्स्ट कोई भी काम कर रहे होते हैं, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे पास है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए फार्मर है, फार्मर के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि वो 40 क्विंटल व्हीट प्रोड्यूस कर सकता है, दूसरा ऑप्शन कि वो 25 क्विंटल राइस जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। हमने ये एज्यूम किया कि जो व्हीट और राइस हैं वो दोनों एक ही प्राइस पर बिकते हैं, तो कोई भी रेशनल फार्मर जो होगा वो क्या करेगा, व्हीट को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसके रिसोर्सेज पे वो 40 क्विंटल व्हीट को प्रोड्यूस कर सकता है, एंड बाय प्रोड्यूसिंग 40 क्विंटल ऑफ व्हीट ही कैन हैव मोर रेवेन्यू, एंड मोर रेवेन्यू मींस मोर प्रॉफिट, ठीक है। तो 40 क्विंटल व्हीट को बनाने के लिए उसको 25 क्विंटल ऑफ राइस को छोड़ना पड़ेगा, दैट इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 40 क्विंटल व्हीट बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 25 क्विंटल राइस। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें 25 क्विंटल ऑफ राइस छोड़ने की जरूरत क्यों है, हम 40 क्विंटल व्हीट और 25 क्विंटल राइस को क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते, हमको छोड़ने की जरूरत ही क्यों है मैम, अगला सवाल ये भी होगा। तो बेटा देखो बहुत सिंपल सी बात है, इट्स ए वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि हमारे पास जो लैंड है ना वो लिमिटेड है, फार्मर के पास अंधी जमीन नहीं है, उसके पास 20 एकड़ 30 एकड़ जितनी भी है वो लिमिटेड है, और उस लिमिटेड लैंड पे ही हैज ऑप्शन टू चूज बिटवीन दीज टू थिंग्स, 40 क्विंटल व्हीट एंड 25 क्विंटल राइस, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। रिसोर्सेस लिमिटेड है, फार्मर के पास लैंड लिमिटेड है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरऑल इकोनॉमी, तो ओवरऑल इकोनॉमी में जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी दोनों को ही इंक्लूड करती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों मिलकर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनाती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ना थोड़ा सा और डिस्कशन हम करते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पर हमको डिस्कशन थोड़ा सा और मुझे लगता है कि हमको करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल लाइफ में जो कंपनीज है वो कैसे यूज करती हैं, अब हमको ये समझना है, ठीक है। देखिए कोई भी एक कंपनी होती है और उस कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जैसे कि एक सेल्स का डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, और सेल्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोडक्शन मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है, किसी भी कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, किसी भी कंपनी के पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो अगर उसको किसी एक डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज को बढ़ाना है तो उसके पास क्या ऑप्शन है, उसके पास सिंपल सा ऑप्शन है कि अगर मेरे को एक डिपार्टमेंट से रिसोर्सेज बढ़ाने हैं तो मेरे को दूसरे डिपार्टमेंट से रिसोर्सेज कम करने पड़ेंगे, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर फर्म ये डिसाइड करती है, कोई भी फर्म ये डिसाइड करती है कि मेरे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने R&D डिपार्टमेंट में, अपना R&D डिपार्टमेंट में मेरे को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, तो बदले में क्या करना होगा उसको,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपने रिसोर्सेज कम देने होंगे या किसी और डिपार्टमेंट में अपने रिसोर्सेज कम देने पड़ेंगे। हमने मान लिया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिसोर्सेज निकाल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हमने लगा दिए। क्योंकि हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिसोर्सेज निकाल दिए हैं, तो व्हाट विल हैपन, हम इस साल थोड़ा कम प्रोडक्शन कर पाएंगे। कम प्रोडक्शन यानी कि कम रेवेन्यू, हम कम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो सप्लाई भी कम गुड की करेंगे। अभी जब हम आगे सप्लाई रेवेन्यू पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हो सकता है आने वाले टाइम में कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो हमने ज्यादा रिसोर्सेज लगाए हैं, उन ज्यादा रिसोर्सेज की हेल्प से इट इज वेरी मच पॉसिबिलिटी कि हम आने वाले टाइम में ज्यादा बेटर प्रोडक्ट बना पाए, ज्यादा बेटर प्रोडक्ट बना के ज्यादा हायर प्राइसेस पे बेचकर रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग हमारा जो रेवेन्यू है वो सफर करेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी कंपनी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में यू हैव टू मेक डिसीजंस कि कौन से डिपार्टमेंट को कितने रिसोर्सेस आपको अलोकेट करने हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक और इसमें बात यह है कि लेट्स से कोई एक एम्प्लॉय को हमने हायर किया, ठीक है, और उस एम्प्लॉय को हमने बोला कि हम तुमको 1 लाख रुपीज पर मंथ की सैलरी देंगे, लेकिन उस एम्प्लॉय को 1 लाख की जगह 1.5 लाख का ऑफर किसी और कंपनी से आता है, एंड प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशंस एंड ऑल द पर्क्स आर सेम, तो कोई भी रेशनल एम्प्लॉय क्या होगा, वो 1.5 लाख की तरफ जाएगा। सिंपल सी बात है, आप होंगे, मैं होंगे, कोई भी होंगे, यू विल ऑलवेज वांट इम्प्रूवमेंट। आप हमेशा अपनी जिंदगी में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा पैकेज को अफोर्ड कर लेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें ये भी बताती है कि हमें कितना पेमेंट करना है टू एनी फैक्टर, ठीक है, किसी भी फैक्टर को हमें कितना पेमेंट करना है ताकि हम उनको रिटेन कर पाए, ठीक है। रिटेन का क्या मतलब है कि वो अपने जो फिलहाल जिस कंपनी में लगा हुआ है, अगर वो सेम कंपनी 1.5 लाख की सैलरी कर देगी तो वो वहीं पर रह जाएगा ना, तो कंपनी ने क्या कर लिया, रिटेन कर लिया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हमें कई बार रिटेन करने की क्या कॉस्ट होती है वो भी बताती है, ठीक है। अब देखिए मैंने पहले बता ही दिया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को कंसीडर करती है, यानी कि हमें जितना मनी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा या करना पड़ रहा है, उसके साथ में मैं अपना जो सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स है उसके कॉस्ट को भी इंक्लूड करूंगा, ठीक है। अब देखिए जो किसी भी गुड का प्राइस होता है ना, वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताता है। अब आप बोलोगे मैम कि प्राइस कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता रहा है, देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी गुड, कोई भी रिसोर्सेस प्रोडक्शन में तब तक रहेगा जब तक हम उसे उतना पैसा दे रहे हैं जितना उसको मार्केट में कहीं और मिल रहा है। अगर किसी लेबर को हम 10,000 रुपए दे रहे हैं और मार्केट 15,000 रुपए दे रही है, तो क्या वो लेबर हमारे पास काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि अगर लेबर को मुझे अपनी कंपनी में रिटेन करना है तो मुझे उसको 15,000 रुपए देने पड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है मैम, आपको 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। नाउ अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे पास तब तक ही काम करेगा जब तक मैं उसको उतना पैसा दे रही हूं जितना उसको इंडस्ट्री में कहीं और भी मिल सकता है, यानी कि आई विल हैव टू पे हिम मनी जो कि उसके लिए सफिशिएंट हो कि वो उसी इंडस्ट्री में रहे, ठीक है। यानी कि दे आर कैपेबल टू क्रिएट वैल्यू, ठीक है। वो जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं वो मेरी कंपनी में भी कर सकते हैं, किसी और की कंपनी में भी कर सकते हैं। तो व्हेन दे आर क्रिएटिंग द वैल्यू, तो आई विल हैव टू पे देम द मनी, मनी रिवॉर्ड्स मेरे को उतना पे करना पड़ेगा जितना उनको कहीं और पे मिलता। तो जितना भी फैक्टर्स को रिटेन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगी उतना ही तो प्राइस ज्यादा होगा। अगर वो लेबर मेरे पास 10,000 में काम कर लेता तो हो सकता है मैं अपना प्रोडक्ट 100 रुपए में बेचती, लेकिन क्योंकि मेरे को उसको रिटेन करना है, अदरवाइज वो इंडस्ट्री में कहीं और काम करने लग जाएगा, तो मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मैं उसका 15,000 पे कर रही हूँ, एंड अकॉर्डिंगली जो मेरी प्राइस है वो भी 150 हो गया, ठीक है। तो प्राइसेस जो है वो हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, प्राइसेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो रिलेटिव प्राइसेस होती हैं वो उनके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बताते हैं, ठीक है। सेकंड लास्ट चीज क्या है कि जो मार्केट प्राइसेस होते हैं गुड्स के, वो ट्रू सोशल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो नहीं बताते हैं, ठीक है। दे डू नॉट टेल अस द ट्रू सोशल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
यू विल नेवर कम टू नो व्हाट इज द ट्रू सोशल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, बिल्कुल है, लेबर फ्री में अवेलेबल है, जीरो कॉस्ट पे, यस, पर क्या आप किसी को जीरो कॉस्ट पे काम करा सकते हैं? क्या आप 0 रुपये का वेजेस देके किसी से काम करा सकते हैं? नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं और हमारे डिफरेंट डिफरेंट मिनिमम वेज लेजिस्लेशंस है। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जिसमें कि इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, रेगुलेशन हो गया और मोनोपोली हो गई, इम्परफेक्ट कंपटीशन हो गए। तो उनकी वजह से हमें सोशल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो पूरी पता नहीं चल पाती है। ठीक है, ऑल दो देखिए कोई भी अगर लेबर है तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो जीरो है ना, अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो। देखिए कोई एक कंपनी में काम कर रहा है और तब वो दूसरी कंपनी में स्विच करता है तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड है उसका तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही नहीं है। तो लेबर कॉस्ट तो जीरो होनी चाहिए ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेबर अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो वो जीरो है, लेकिन हम जीरो वेजेस पे किसी को हायर नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई ये बोला जाता है कि जो मार्केट प्राइस होता है किसी भी गुड का, किसी भी गुड का जो मार्केट प्राइस होता है दैट डज नॉट इंक्लूड सोशल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है, दो कॉन्सेप्ट समझने हैं अब हमको। एक हमको कॉन्सेप्ट समझना है हिस्टोरिकल कॉस्ट का और दूसरा हमको कॉन्सेप्ट समझना है संक कॉस्ट का। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होती है वो अकाउंटिंग में यूज होती है, अकाउंट्स में, अगर किसी बच्चे ने 12th में अकाउंट्स पढ़ा होगा तो उसको पता होगा। और जो संक कॉस्ट होती है वो इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, वो इकोनॉमिस्ट व्यू ऑफ कॉस्ट भी हम कह सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम ये हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? देखिए हम किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन करते हैं तो हम अपना एक सेटअप लगाते हैं, यानी कि एक कैपिटल जो होती है उसको एम्प्लॉय करते हैं। कैपिटल से क्या मतलब है? मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, फिक्स प्लांट्स हो गया, ये सब हम हायर करते हैं। तो अकाउंटेंट क्या करते हैं इन हिस्टोरिकल कॉस्ट को, ठीक है, लेट्स से हमने 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो 2 लाख रुपए की कॉस्ट को एज ए हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाते हैं और ये बताते हैं कि हर साल इसका कुछ परसेंटेज जो है वो प्राइस से कम होता चला जाएगा, क्योंकि वियर एंड टीयर लॉस होगा, डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, यानी कि 2 लाख रुपए हैं और हर साल इसकी वैल्यू 10% से कम होती जाएगी कैपिटल की। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन क्यों होता है? वियर एंड टीयर लॉस की वजह से। अगर हम मशीनरी को यूज करते जाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम कम होती जाएगी। ठीक है, तो एवरी सक्सेसिव ईयर हम अपने बुक्स में उसकी वैल्यू जो है वो 10% से कम करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इस हिस्टोरिकल कॉस्ट को ना संक कॉस्ट बोलते हैं। संक क्या होता है? जब पानी समुद्र में जहाज डूब जाता है ना उसको हम बोलते हैं संक, डूबना। ठीक है, तो संक कॉस्ट का मतलब डूबना। अब डूबने से क्या मतलब है? डूबने से मतलब ये है, इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जो संक कॉस्ट होती है ना वो उसका करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई लेना देना ही नहीं होता है और इसीलिए ये डिसीजन मेकिंग का कोई भी बेसिस नहीं हो सकती है। यानी कि जो संक कॉस्ट होती है दीज आर दोज कॉस्ट और एक्सपेंडिचर जिनको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, विच कांट बी रिकवर्ड। यानी कि इनको हम क्या कर सकते हैं? रिकवर ही नहीं कर सकते हैं। ऐसी कॉस्ट जो एक बार प्रोडक्शन में हमने लगा दी, किसी भी कैपिटल की फॉर्म में लगा दी, किसी भी तरीके से लगा दी और उसको रिकवर कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? संक कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, वो खर्चे जिनको हम रिकवर नहीं कर सकते, दैट इज संक कॉस्ट। ठीक है, और ये जो संक कॉस्ट होती है ये करंट डिसीजन मेकिंग में कोई भी रोल प्ले नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहां से आपको दो कॉस्ट और समझनी है। पहली कॉस्ट आपको समझनी है अकाउंटिंग कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट आपको समझनी है इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, अकाउंट्स किसी ने भी पढ़ा है तो पैसे का लेन देन, डेबिट क्रेडिट जो होता है,
ठीक है। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होता है? अकाउंटिंग कॉस्ट वो सारी कॉस्ट होती है जो कि एक्चुअल कैश पेमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो एक्चुअल कैश पेमेंट की टू परचेज और हायर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इतना समझ में आया? अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है हमारी? एक्चुअल एक्सपेंडिचर या फिर एक्चुअल पेमेंट जो हमने की। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट में हमारी ये अकाउंटिंग कॉस्ट तो आएगी ही आएगी, ठीक है। अकाउंटिंग कॉस्ट तो आई गई। अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर जो हमने किया वो तो आ ही गया, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आई हैव गॉट एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर। इसके साथ में वो इम्प्लिसिट कॉस्ट जो अकाउंटिंग कॉस्ट ने इग्नोर कर दी वो भी इकोनॉमिक कॉस्ट में आएगी, यानी कि सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स की इम्प्यूटेड वैल्यू भी। तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है दैट इंक्लूड्स अकाउंटिंग कॉस्ट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसीलिए मैंने क्या बोला था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को कंसिडर करती है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो द इकोनॉमिक कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट एन अकाउंटिंग कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं है, वो क्या है? मेरी इकोनॉमिक कॉस्ट है, ठीक है। इतने में समझ में आ गई होगी? इतने में कोई भी कंफ्यूजन? दिस इज द बेसिक ऑफ कॉस्ट। अब हम क्या करेंगे? That's it for today's lecture guys. I just hope कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.